अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। शिमला मिर्च और टमाटर के पौधों की अपडेट, इनके ऊपर अलग अलग से वीडियो तो बन रही है, लेकिन पार्ट 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पार्ट 3 तब कंप्लीट होगा जब हम हार्वेस्ट कर रहे होंगे मिर्चों को और टमाटरों को। तो आप लोग मेरे दोनों पौधों का रिजल्ट देखना चाहते थे, शिमला मिर्च के पौधे का और टमाटर के पौधे का। तो ये रिजल्ट आप लोगों के सामने हाजिर है। ये है शिमला मिर्च। एक को हम लेकर चल रहे थे ऑर्गेनिकली और एक को लेकर चल रहे थे केमिकली। दोनों में क्या फ़र्क है ये आप बाखूबी जान सकते हैं और देख सकते हैं। ऑर्गेनिक वाले की ग्रोथ थोड़ी स्लो है, केमिकल वाले की ग्रोथ काफ़ी हद तक तेज़ है और इसके पत्तों का कलर भी डार्क है। और ऑर्गेनिक वाले के पत्तों का कलर थोड़ा सा पीला पीला सा है, लेकिन ग्रोथ इसकी बुरी नहीं है। हमने इनकी सीडलिंग की थी 12 सितंबर को और आज नवंबर की 30 तारीख हो चुकी है। तो अब तो इसको फ्रूट भी लगना शुरू हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक पर हम यूज़ कर रहे थे कंपोस्ट टी, जो कि आपने पार्ट 2 में देख ही लिया था। अगर इसके आपने 2 पहले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोनों पार्ट्स को देखने के बाद में ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इनके साथ क्या क्या यूज़ किया। फिर भी मैं बता देता हूँ, पेस्टिसाइड और एंटी फंगल के तौर पर मैं नीम ऑयल का स्प्रे इनके ऊपर करता हूँ। जब कीड़ों का हमला होता है या फंगस का अटैक हो तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे ही कर रहा हूँ। और खाद के रूप में मैं दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी, गाय का गोबर और वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख पानी के अंदर डाल देता हूँ। 24 घंटे के बाद वो पानी में डालता हूँ गमलों के अंदर, जिनके अंदर थोड़े से कोयले भी आ जाते हैं, लेकिन कोयले आने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि कोयले खुद एंटी फंगल का काम करते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर फंगस को एक्टिव नहीं होने देते। ऑर्गेनिक की ग्रोथ थोड़ी स्लो है क्योंकि ऑर्गेनिक एकदम से पौधों को और फ्रूट को बूस्ट नहीं करता। इस वजह से इसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन थोड़ी सी स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए शिमला मिर्च अब लग चुकी है, अब बड़ी भी हो रही है और डे बाय डे फ्रूट का साइज इंक्रीज हो रहा है। और ये देखिए 2 छोटी छोटी लगी हुई हैं और एक इसके पीछे भी है। अब आप अपने पौधों का और मेरे पौधों का कंपैरिजन कर सकते हैं। पौधे मैंने फुल धूप में रखे हुए हैं, जहाँ पर डेली 6 से 7 घंटे के लिए धूप आती है। और केमिकल वाले का थोड़ा सा ग्रोथ का फ़र्क है, इसकी ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं और इसके पत्ते भी लश ग्रीन दिख रहे हैं आपको। लेकिन फ्रूट के मामले में अभी तक ऑर्गेनिक आगे जा चुका है। केमिकल के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक इसको सही तरीके से फ्रूट नहीं बना। ये देखिए इसको फ्रूट तो लगा हुआ, लेकिन इसका साइज़ अभी छोटा है और एक उसके पीछे है। इसको बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। पौधे की ग्रोथ पत्तों से देखकर ही हमें अंदाजा हो जाता है कि पौधा किस हालत में चल रहा है। पौधे के पत्तों की ग्रोथ अच्छी होगी तो मतलब कि उसको फ्रूट भी लगेगा। एनीवे, इसके ऊपर मैं केमिकल यूज कर रहा हूँ एनपीके काफी सारे रेशियो में आता है, जैसे कि 5-15-45, 20-20-20, 19-19-19, बहुत सारे रेशियो अप डाउन पाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन फ्रूटिंग के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन उस खाद में कम हो, क्योंकि अब ये फ्रूटिंग पर आ रहा है तो इसलिए नाइट्रोजन कम मिलेगी, पोटेशियम और फास्फोरस ज्यादा मिलेगा तो फ्रूट का साइज इंक्रीज होगा। अगर नाइट्रोजन हम ज्यादा देते रहेंगे इसको तो पौधे की ग्रोथ तो होगी, पत्ते ग्रीन रहेंगे और पौधा बड़ा भी होगा, लेकिन फूल आने के बाद में जड़ जाएंगे। और अगर फ्रूट बन भी गया तो उसका साइज छोटा रह जाएगा, क्योंकि उस स्टेज पर इसको जरूरत होगी पोटेशियम और फास्फोरस की। इसलिए ज्यादातर ऐसा खाद यूज किया जाता है जिसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की रेशियो ज्यादा हो। तो मैं मल्टीप्लेक्स के नाम से स्काई सीड की प्रोडक्ट है वो यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने इसके पार्ट 2 में बताया। तो अब आपके सामने है रिजल्ट, आप देख सकते हैं, दोनों का ही पता चल गया होगा। अब चलते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर की सीडलिंग हमने की थी 18 सितंबर को। एक को हम लेकर चल रहे हैं ऑर्गेनिकली और एक को लेकर चल रहे हैं केमिकली। राइट उसी तरह जिस तरह मिर्ची के पौधे आपको दिखाए उसी तरह इसकी ग्रोथ भी है। टमाटर जिसमें केमिकल यूज हो रहा है, इसके पत्ते भी लश ग्रीन है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और जिसको हम लेकर चल रहे हैं ऑर्गेनिकली, जैसा कि कंपोस्ट ही हमने यूज की उसी तरह इसमें भी यूज हो रही है। इनके भी इससे पहले 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स देखने में मिलेंगे। ये वीडियो किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और अपडेट दे रहा हूँ जो कि मेरे पौधों की हालत है। होपफुली आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी चल रही होगी। ऑर्गेनिक वाले के ऊपर मुझे लगता है कि फंगस का अटैक हो चुका है। इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये फंगस नहीं है बल्कि वायरस की एक सूरत है। जब किसी पौधे के ऊपर वायरस का अटैक हो तो उस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो ही नहीं सकती, मतलब वो रिकवर हो ही नहीं पाता। जितनी मर्जी उसकी केयर कर ली जाए, जो सा मर्जी पेस्टिसाइड या फंगीसाइड यूज कर लिया जाए, तो वो रिकवर नहीं होता। तो उस पौधे को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। जहाँ पर हजारों पौधे लगे हों, अगर एक भी पौधा इस तरह का मिल जाए तो उस पौधे को उखाड़ा जाता है और जमीन के अंदर दूर जगह पर दफना दिया जाता है, क्योंकि अगर वायरस फैल गया तो पूरी की पूरी खेती खराब हो सकती है। सभी पौधों के ऊपर इसका अटैक हो जाता है। इसलिए ऐसे पौधों को दूर कर दिया जाता है और जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है ताकि वायरस बाहर ना निकल पाए। एनीवे, मुझे लगता है कि ये वायरस की ही सूरत है, फिर भी मैं लेकर चलूंगा। पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, दोनों के साथ क्या रिजल्ट मिलता है। केमिकल का तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और ऑर्गेनिक का क्या रिजल्ट मिलेगा।
ऑर्गेनिक का रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता था, लेकिन इसके ऊपर वायरस का अटैक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसके पत्ते काफ़ी मुड़े मुड़े से हैं, नए पत्ते आते हैं वो भी इसी तरह ग्रोथ कर रहे हैं। और इसको कलियां लगी थी, ये देखिए काफ़ी सारी कलियां लगी थी, लेकिन इसके बड़ जो हैं वो मुरझा गए और कलियां सूख गईं। अब इसको थोड़े से फूल लगे हैं, लेकिन अब ये खिल रहे हैं, मे भी इसके अंदर से अब टमाटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस पौधे को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं है और मैं इसके ऊपर पार्ट 3 भी बना रहा हूँ, इसलिए कंप्लीट वीडियो होने तक इस पौधे को लेकर चलूंगा। और केमिकल वाले को देखिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है, फूल अच्छे अंदाज से खिले हुए हैं और बहुत जल्द इनके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू होने वाले हैं, बल्कि टमाटर बनना तो शुरू हो भी चुके हैं। ये फूल खिल चुका है, गिर चुका है, अब इसके अंदर से छोटा सा टमाटर बन रहा होगा, जो कि कुछ दिनों में विजिबल हो जाएगा। टमाटर के ऊपर काले तेले का बहुत ही अटैक होता है और लीव माइनर का, मतलब कि ऐसा कीड़ा जो पत्तों के अंदर घुस जाता है और लाइनें बनाने लगता है, पत्ते का रस चूसता रहता है। उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। और तेले के लिए भी नीम ऑयल का स्प्रे करें, एक ही स्प्रे से सब कुछ कवर हो जाएगा। दोनों के अंदर मैं पानी देता हूं, लेकिन नॉर्मली पानी, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही टमाटर के पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ने लगती है तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टमाटर की रूट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा डिवेलप होती हैं और उसको उतनी ही पानी की ज़रूरत भी होती है। वाटरिंग मैं सेम टाइम ही करता हूँ, जब इसको देता हूँ तभी इसको देता हूँ। लेकिन इस ऑर्गेनिक वाले पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही है, इसकी रूट सही तरीके से डिवेलप नहीं हो पाती है, जिस वजह से पानी की रिक्वायरमेंट भी इसकी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही, बल्कि मॉइस्चर इसके अंदर बना रहता है। और इस केमिकल वाले की ग्रोथ अच्छी चल रही है, रूट ज़्यादा डिवेलप हैं, इसलिए इसकी मिट्टी भी जल्दी खुश्क हो जाती है और पानी ज़्यादा मांगता है ये। एनीवे, देखेंगे जब पार्ट 3 इनका कंप्लीट होगा कि क्या रिजल्ट मिलता है, किसको ज़्यादा फ्रूट लगता है। चलिए एक और पौधा दिखाता हूँ। एक ये पौधा है मेरे पास, इसको मैंने टब के अंदर लगा दिया था। इस पौधे की ग्रोथ सब पौधों से अच्छी है, जो कि अभी आपको देखा है उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी ग्रोथ है इसकी, और इसको फ्रूट लगना भी शुरू हो चुका है, मतलब विजिबल भी हो रहा है। और पौधा जहाँ पड़ा हुआ है ये ज्यादा फर्क नहीं है, करीब 3 से 4 फुट का फासला होगा जहाँ पर तीनों पौधे पड़े हुए हैं। लेकिन टब वाले की ग्रोथ अच्छी है, उसकी रीज़न ये है कि इसको ज़्यादा स्पेस मिली, ज़्यादा मिट्टी मिली, जिस वजह से जड़ें भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। और ये टब, इसका डायामीटर काफ़ी बड़ा है, करीब 1.5 फुट का इसका डायामीटर है और इसकी गहराई करीब 1 फुट है। तो शैलो पोट ज़्यादा डिवेलप होती हैं, मतलब छोटी छोटी जो फीडर रूट्स होती हैं जो खुराक लेकर पौधे को ऑफर करती हैं, वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। इसको भी मैं ऑर्गेनिकली लेकर चल रहा हूँ, मतलब वही कंपोस्ट ही इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ और पेस्टिसाइड के तौर पर वही नीम ऑयल। और ये देखिए कितने सारे इसको फूल लगे और उसके बाद में अब टमाटर बनना भी शुरू हो गया। ये देखिए टमाटर बन रहा है इसके अंदर, और सारों के अंदर से करीब करीब फ्रूट बनना शुरू हो भी चुका है। दोनों पौधों से ग्रोथ, इस टब वाले पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा मिली है। चलिए एक और पौधे की अपडेट आपको दे देता हूँ, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी धनिए के ऊपर। 20 तारीख को मैंने इसकी सीडलिंग की थी, लेकिन वीडियो अपलोड की मैंने 29 नवंबर को। धनिए की सीडलिंग शुरू हो गई थी 7 दिनों के बाद। 20 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और 27 तारीख को इसकी जर्मिनेशन शुरू हो गई। अब कितने सारे ही बीज जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ है फुल धूप में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पौधे एक साइड पर क्यों झुक रहे हैं, उसकी एक रीज़न होती है, जहाँ से सूरज की डायरेक्ट धूप इनको मिलती है उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को बढ़ाते हैं। क्योंकि एक साइड पर दीवार आ जाती है जिसकी वजह से शेडी एरिया बन जाता है, तो ये रोशनी जहाँ से ब्राइट लाइट इसको मिल रही होती है, छोटे पौधों को उसी एंगल में ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, फुल धूप में रखने की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो इनका नीचे से ट्रंक भी मोटा होगा, ये एक साइड पर झुक कर मरेंगे नहीं। तो देखा आपने कितनी अच्छे अंदाज से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। जैसे ही पानी थोड़ा सा हल्का सा इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ड्राई होता है, तो मैं ट्रे के अंदर पानी डाल देता हूँ ताकि वो नीचे से ही पानी को ले ले। होपफुली आपको रिजल्ट अच्छा लगा होगा और आपके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरह बढ़ रही होगी, जिस तरह मेरे शिमला मिर्च की और टमाटर की और धनिए की। और आप सब लोग पूछ रहे हैं कि गुलाब की कटिंग की प्रोग्रेस क्या चल रही है, कहाँ तक उसकी ग्रोथ पहुँची है। तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं, इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है। बस इतना कहना चाहूँगा, पॉली हाउस का बहुत ही फ़ायदा होता है हमें कटिंग्स लगाने के लिए। तो ये है वो कटिंग्स जो हमने लगाई थी, मिट्टी के अंदर लगाई थी। अभी तक तो फ़िलहाल के लिए अच्छा रिजल्ट पा रहा हूँ। अब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, और ये वाली ब्रांच के पहले ही पत्ते थे, लेकिन अब ये थोड़ी सी और टॉल हो चुकी है। और ये देखिए ज़रा, इसके भी नए पत्ते आ गए हैं, इसके भी नए आ गए हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। सबसे पहले गुलाब के ऊपर से पत्ते निकलते हैं कटिंग के, और उसके बाद में नीचे से रूटिंग शुरू होती है। इसलिए बेसब्री से काम नहीं लेना है, इनको इनके हाल पर छोड़ देना है फ़िलहाल हमने। और जो पानी के अंदर लगाई थी
उसमें से एक कटिंग तो आई थिंक गल गई है, मतलब सूख गई है। इसका अब कुछ नहीं हो सकता। इनके अंदर कोई भी रूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर से पत्तों की थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें लग रही है जिस तरह हो रही है, लेकिन पानी के अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा हमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। फ़िलहाल इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं। 3 से 4 दिन के बाद मैं पानी चेंज कर रहा हूँ इनका, ताकि फंगस एक्टिव ना हो। मिट्टी हर वक्त नम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली ना हो और ना ही ज़्यादा ड्राई हो। पॉली हाउस के अंदर एक मरतबा पानी दे दे तो मिट्टी जल्दी ड्राई होती ही नहीं है। जब से मैंने वीडियो बनाई है, कटिंग लगाई हैं, तभी से मैंने पानी दिया, उसके बाद एक मरतबा भी अभी तक पानी नहीं दिया। तो चलिए फटाफट से इसको बंद कर देते हैं ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो निकल ना जाए। ये देख सकते हैं आप, नमी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं प्लास्टिक के अंदर वाली साइड पर किस तरह पानी के कतरे जमा हो रहे हैं। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने की निशानी होती है ये। और मैंने एक टेम्परेचर मीटर भी लगाया हुआ है और साथ में ह्यूमिडिटी मीटर भी है। ये जो 51 आपको शो हो रहा है ये है नमी, मतलब ह्यूमिडिटी। इस एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी है 51%। और कटिंग्स लगाने के लिए 40 से 50% ह्यूमिडिटी मिल जाए या इससे थोड़ी सी ऊपर भी हो जाए, 80% पर भी चली जाए तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब हो जाती है और नमी के निकलने के लिए हवा की वेंटिलेशन नहीं हो पाती, तब फंगस एक्टिव होता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे 50% आपकी ह्यूमिडिटी होगी है, या तो आइडिया भी हो सकता है आपको, फिंगर आप इस एरिया के अंदर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब नमी फील हो फिंगर को तो समझ जाइएगा काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से और वहाँ पर हवा अंदर या बाहर ना निकलने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कटिंग हमारी गल सकती है, सीडलिंग हमारी ख़राब हो सकती हैं, जो पौधे हमारे ग्रो हो रहे हैं अंदर उनको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए ये वाला पॉलीथीन ऊपर कीजिए और उसके बाद में बंद कर दें ताकि फ्रेश हवा अंदर चली जाए।